हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है तैयारी यहाँ पर? आई होप कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी पॉजिटिव रह रहे होगे तुम लोग और पॉजिटिवली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होगे। और उसी सिलसिले में अब हम यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ मिल चुके हैं एक बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं रिवाइंड टेस्ट नंबर 2 जो इस वीक हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। किस तरीके से हम उन टाइप के क्वेश्चंस को जब आएंगे तो हमको अप्रोच करना है, ये चीज है। और हम जानते हैं कि ये चीज, यही क्वेश्चंस जब हम टेस्ट के दौरान देते हैं, जब हम ड्यूरिंग द टेस्ट इन चीजों को गो थ्रू करते हैं, तो हमें जो रियल टाइम सिचुएशंस हैं वो चीज एक्सपीरियंस करने को मिलती है और हम लोग सही तरीके से दिमाग लगा पाते हैं और बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं। तो राइट, तो ये चीज हम लोग जाने थे। और जो भी हर बार हम लोग नेक्स्ट टेस्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर एनालाइज करना है, खुद को सुधारना है, खुद को हर टेस्ट के साथ कि इस बार क्या कमी रह गई थी, अगली बार कोशिश करें कि वो चीज ना हो। तो वही चीज हमको एनालाइज करते हुए, खुद को सुधारते हुए आगे बढ़ना है और चलना है। तो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑन रिवाइंड टेस्ट सीरीज सेशन नंबर 2। और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टेस्ट के। तो क्या पूछा गया था इस टेस्ट में? इस टेस्ट में इस बार का जो सिलेबस था वो था पीरियोडिसिटी एंड बॉन्डिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पर दो फंडामेंटल चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री आए थे इस बार के सिलेबस में। इससे पहले वाले में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया था। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज की खूबसूरती ही ये है कि यहाँ पर तुमको जो चीजें मिल रही हैं वो बेसिकली चैप्टर वाइज, या हम बोल सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, ताकि तुम हर बार एक बेहतर क्या बोलते हैं इनपुट्स लेकर के आओ और हर बार तुम उन चीजों को वहां पर प्रोवाइड कर पाओ, अपनी एनर्जीज उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पर है, फिर उसके बाद पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग इस हफ्ते हुआ, और उसके बाद फिर अगले हफ्ते फिर कुछ एक या दो चैप्टर और आएंगे, फिर एक मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट में सारे चैप्टर्स जो अभी तक हुए हैं कवर, उनको दोबारा यहाँ पर दिया जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फॉर्म में हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं रिवाइंड टेस्ट सीरीज में। तो अपने आप में काफी बढ़िया सीरीज है ये, तो डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, और देखते हैं इस हफ्ते हुए यहाँ पर टेस्ट में इसका क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या बेहतरीन क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। देखें जरा, तो देखो, in which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of properties indicated against it। तो इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो उसके सामने लिखी हुई प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है, कौन सा ट्रेंड जो है वो गलत है, यहां पर हमको बताना है। तो है ना, डज नॉट अग्री लिखा है ना, तो डज नॉट अग्री है, इस वजह से हमको इस पर फोकस करना है। तो पहले तो देखें, आई लेस देन बी आर लेस देन सी एल लेस देन फ्लोरीन, तो क्या ये इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है? तो देखो, ये चीज बिल्कुल गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि यहां पर जब हम इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हेलोजेंस के केस में क्लोरीन जो है वो सबसे पहले आता है, ना कि फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है ना, कम नेगेटिव हो जाती है, और इस वजह से वो सेकंड नंबर पर आता है, ना कि फर्स्ट। तो इस वजह से आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं हम लोग। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं अल्कली मेटल में, तो क्या इनका साइज बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। Al3+, Mg2+, Na+ और F-, जब हम देखते हैं Al3+, Mg2+, Na+ और F-, तो यहाँ पर ये साइज जो है ये आयनिक साइज का है। और इसमें क्या खास बात है इन सभी की? इन सभी की खास बात यह है कि दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब कि सबके पास इलेक्ट्रॉन्स तो 10 ही हैं। तो कौन सी चीज है जो साइज पर साइज को गवर्न करेगी? और वो है उसका Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव जितना ज्यादा रहेगा साइज उतना ही कम रहेगा। तो यहाँ पर Al3+ में साइज सबसे छोटा इसलिए है क्योंकि उसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, और F- सबसे कम है क्योंकि उसका Z इफेक्टिव सबसे कम है। ठीक है,
ओके तो ये चीज है, इसलिए ये भी करेक्ट है। BCOF इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो बिल्कुल हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ये भी एक बढ़िया और एकदम सही ऑर्डर है। जो सही नहीं है वो है ये, बिकॉज देयर इज सम एक्सेप्शन इन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर इस तरीके से हमको यहाँ पर करना होता है। क्या ये चीज समझ में आई है ना? बढ़िया क्वेश्चन है ना, सीखने को मिला। तो यहाँ पर कौन सी चीजें हैं यहाँ पर ध्यान रखने वाली, वो अपने आप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 114 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। हमको यहाँ पर देखना है कि 114 नंबर का जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में आएगा या कौन सी फैमिली का पार्ट होगा। तो देखो इसको करने के लिए जो तरीका होता है वो बस सिंपल ये है कि अगर हमें नोबल गैसेस के जो एटॉमिक नंबर हैं वो ध्यान है तो हम कर सकते हैं। अगर ध्यान नहीं है तो क्या तुम्हें मैजिक नंबर ध्यान है? मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो सबसे पहला एटॉमिक नंबर जो हीलियम नोबल गैसेस में आता है वो आता है 2, फिर 8 के डिफरेंस के बाद आता है यहाँ पर 10, फिर 8 के डिफरेंस के बाद आता है 18, फिर उसके बाद 2 बार 8 का डिफरेंस हो गया, फिर 18 का डिफरेंस आता है 36, फिर 18 का डिफरेंस तो आता है 54, और उसके बाद आता है यहां पर 54 के बाद 32 का डिफरेंस दैट इज 86, और उसके बाद फिर 32 का डिफरेंस दैट इज 118। क्या आता है? 118। तो ये 2, सबसे पहले 2, फिर 8, 8, 18, 18, 32, 32 का यहां पर डिफरेंस यहां पर बनता जाता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। और उसके रीजन यहां पर वही होते हैं कि भाई यहां पर डी आ जाते हैं तो इसलिए 10 और बढ़ जाते हैं, और यहां पर एफ आ जाते हैं तो 14 और बढ़ जाते हैं। तो ये चीज होती है। तो अब इससे क्या, देखो हमें पता है कि ये नोबल गैसेस हैं, तो यानी कि ये ग्रुप 18 में है। ठीक, अब हमें कौन सा चाहिए? 114 चाहिए। ठीक है, 114 इनमें से किसके सबसे नियरेस्ट है? 118 के। ठीक है, तो 118 से जस्ट पहले कौन सा होगा? 117 होगा। उससे जस्ट पहले कौन सा होगा? 116 होगा, फिर 115 होगा, फिर 114 होगा, है कि नहीं? 114 होगा। अब हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ये जो चीज है 118 से यहां पर कितना पीछे गए हम? यहां से हम गए पीछे, ये देखो 18 है, ये 18वां ग्रुप है, ये 17वां, 16वां, 15वां और 14वां ग्रुप। तो ये है 14th ग्रुप का मेंबर। और 14th ग्रुप कौन सा होता है? कार्बन फैमिली। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा आंसर? कार्बन फैमिली। क्या ये बात समझ में आई? किस तरीके से हमको सोचना है, चीजों को करना है ना? तो ये है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका। ओके, फिर क्या है जरा देखें। देखो, मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट एंट्रीज ऑफ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, है ना, इन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन हमको यहां पर मैच करना है। तो क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? अगर हम देखें तो क्लोरीन को अगर हमको मैच करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन की खास बात ये होती है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। तो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर रहेगा क्लोरीन का। हीलियम की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि वो क्या है? हीलियम इज अ नोबल गैस, एंड नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर पाई जाती है हीलियम की पूरे पीरियोडिक टेबल में। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड कंसिडर्ड अंडर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये चीज ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट रहेगा। वहीं अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये चीज हो जाएगी 2314, 2314। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ रहे हो? तो हर प्रॉपर्टी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए क्या थॉट प्रोसेस रखना है हमें, ताकि हम उसके क्वेश्चंस को, उससे रिलेटेड एक्सेप्शंस को हम ज्यादा से ज्यादा जान सकें। तो वही चीज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए सारी प्रॉपर्टीज की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फील क्या है, अगर हम उन डेफिनेशंस को बेहतर तरीके से फील करते हैं तो हम उस चीज को जो है ज्यादा अच्छे से अप्रोच करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये चीज हमको इस तरीके से बनती है ना। अब क्या है, देखो फिर क्या है यहां पर अगर देखें, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट मेंबर को देखते हैं तो उनके पास पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी होती है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो पहला कि उसका साइज छोटा होता है, और दूसरा उनके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल एंड स्मॉल साइज आर द टू रीजंस फॉर दिस। स्टेटमेंट 2 क्या है?
द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन AlClH2O5 2+ आर सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो एल्यूमिनियम की यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की है, लेकिन अगर हम कोवेलेंसी की बात करते हैं तो कोवेलेंसी तो यहाँ 6 की है। कोवेलेंसी यहाँ कितने की है? 6 की है, तो ये सेम नहीं है। दिस इज नॉट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी आर नॉट सेम यहाँ पर, और इसमें लिखा हुआ है सेम, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर इसका बी होगा। समझ गए ना बात को? तो स्टेटमेंट 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है। ये चीज हमको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, यहाँ पर ये चीज। ओके, तो ये चीज ध्यान रहेगी। देन उसके बाद फिर क्या है? मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग। हमको यहाँ पर इसको हमको मैच करना है, तो यहाँ कैसे करते हैं? देखो, इस टाइप की चीजों को करने के लिए क्या तरीका होता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑक्साइड्स की एसिडिक कैरेक्टर को कैसे जज किया जाता है। ऑक्साइड्स के एसिडिक कैरेक्टर को ऐसे जज किया जाता है कि ध्यान रखना है हमको कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो या तो न्यूट्रल होते हैं या एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो या तो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो जितना अच्छा मेटल रहेगा उसका ऑक्साइड उतना ही अच्छा बेस होगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखते हुए अगर इस चीज को समझ पा रहे हो तो बताओ Na2O, तो हम देख सकते हैं सोडियम जो है वो बहुत बढ़िया मेटल है और उसका ऑक्साइड जो होगा वो डेफिनेटली बेसिक होने वाला है, तो यहां पर इसका 2 रहेगा। Al2O3, अब Al2O3 जो है वो P ब्लॉक का मेंबर है, तो ये एक एम्फोटेरिक बिहेवियर देता है क्योंकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर कंपेयर टू S ब्लॉक मेटल्स कम रहेगा और इस वजह से ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि एसिड के साथ भी वही ट्रीटमेंट और बेस के साथ भी वही ट्रीटमेंट। N2O जो है वो एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है और ये जो चीज है या तो ये एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 का है, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में दे आर न्यूट्रल इन नेचर, तो यहां हो जाएगा 3। वहीं अगर मैं Cl2O7 की बात करता हूं तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 का है, ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है लेकिन ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि एसिडिक यहां पर हो जाएगा, तो दैट विल बी 1। तो 2 4 3 1 is going to be the answer of this question. 2 4 3 1 is going to be the answer of this question. ठीक है, समझ गए ना? फिर अगर हम देखें तो ये क्या है? मैच द फॉलोइंग। 105, 107, 109 और 110 को अगर हमको मैच करना है तो हमको यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि देखो अब ये जो चीज है या यूपीएससी नॉमेनक्लेचर है हमको फॉलो करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो हमेशा हमें पता होना चाहिए जो 1 होता है उसको अन से डिनोट करते हैं, 0 को निल से, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, देन 7 को हेप्टा, है ना, इस तरीके से हमको यहाँ पर करना होता है। या सेप्टा, 9 को क्या बोलते हैं? एन, है ना, ENN से एन बोलते हैं, और इस तरीके से हमको यहाँ पर हर एक डिजिट के लिए अपनी एक स्पेसिफाइड सिंबल है जो हमको ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें तो इसके लिए होता है अन और इसके लिए है निल और इसके लिए है पी, तो UNP होने वाला है इसका 3 अन, ठीक है, U, देन निल और 7 के लिए सेप्ट UNS, तो इसका हो जाएगा 2। इसके लिए हो जाएगा U, है ना, अन, देन निल तो N, और इसके लिए हो जाएगा N, है ना, ENN, एनियम, है ना, तो ये हो जाएगा 4। और ये क्या हो जाएगा? अन, फिर निलियम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 2 4 1, तो ये हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, आंसर इसका A रहेगा। क्या बात ध्यान रहेगी? ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमको बताना है। M- आयन इज लार्जर इन साइज देन M आयन, M एटम, M- आयन जो है क्या वो बड़ा है साइज में एज कंपेयर टू M एटम? देखो अगर हम किसी एनायन की बात करते हैं तो उसका साइज बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि देखो एक तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने की वजह से उसका जो Z है वो तो उतना ही था, तो उसकी जो पकड़ है ओवरऑल ढीली हो जाती है, यानी कि जो उसका Z इफेक्टिव है, या हम बोल सकते हैं पर यूनिट इलेक्ट्रॉन जो उसका प्रोटॉन्स हैं वो कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं और इस वजह से उसकी Z इफेक्टिव कम होता है और साइज बढ़ता है। तो Z इफेक्टिव कम होता है, साइज बढ़ता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। M- आयन इज लार्जर इन साइज देन M एटम। M+ आयन इज लार्जर इन साइज देन, नहीं, M+ लार्जर नहीं होता है, M+ छोटा होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया।
अब ओवरऑल उतने ही प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना है तो उनकी पकड़ मजबूत होगी और ज्यादा अंदर की ओर आएंगे। M minus and M plus ions are equal in size, नहीं ऐसा नहीं होता है। M plus ions is larger in size than M minus, नहीं M minus is larger, तो इसका आंसर हो जाएगा A। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, आंसर इसका A रहेगा। ठीक बात समझ में आ गई यहाँ पे, है ना। तो ये है, देखो किस तरीके, देखो बहुत सारे, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक थॉट लेकर के आता है कि आप उससे क्या सीख सकते हो, आपको उसमें क्या पता होना चाहिए, किस तरीके से थॉट होना चाहिए। तो यही सारी चीजें टेस्ट सीरीज के फायदे लेकर के आता है हमारे सामने। ठीक बात। फिर क्या है, ऑल CO बॉन्ड लेंथ इन अलाइल विनाइल ईथर इज इक्वल। ठीक है, क्या यहाँ पर सारे ही अलाइल विनाइल ईथर में जो यहाँ पर CO बॉन्ड है वो क्या आपस में बराबर है, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि CO बॉन्ड, अब CO बॉन्ड कितने हैं, एक तो ये वाला CO बॉन्ड है, ठीक है, और एक ये वाला CO बॉन्ड है। ठीक है, देयर आर 2 CO बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हो गया यहाँ पर पाई, देन यहाँ पर आता है यहाँ पर सिग्मा, और देन आता है यहाँ पर लोन पेयर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस बॉन्ड की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी कंपेयर टू हेयर, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो देयर इज अ लैक ऑफ रेजोनेंस दिस साइड एंड देयर इज रेजोनेंस दिस साइड। तो रेजोनेंस की वजह से यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर घटता है और बॉन्ड लेंथ भी घटती है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि CO की बॉन्ड लेंथ अलाइल विनाइल ईथर में बराबर नहीं है। ठीक है, ये है अलाइल विनाइल ईथर। और वहीं ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन अलाइल विनाइल ईथर, नहीं sp2 नहीं है, sp3 है। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गया है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, यहां पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आंसर इसका बी रहेगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स। ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं कि बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए ना बात को। तो ये हो गई बात। उसके बाद अगर हम देखें फिर क्या बोल रहा है, लीनियर स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें कौन है जो लीनियर स्पीशी है। तो लीनियर स्पीशी की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कहां पे किनका क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो S32- की अगर हम बात करते हैं तो S32- कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता होगा कि जिसमें S जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S, या हम कह सकते हैं S32- है ना। तो यहाँ पर S32- यानी कि ये S- और ये यहाँ पर S-, इस तरीके से रहता होगा S32-। और इसके पास यहाँ पर हम बोल सकते हैं लोन पेयर होने की वजह से ये लीनियर तो नहीं ही होगा, लीनियर स्पीशी यहाँ पर नहीं होने वाला है S32- में। S32- इज नॉट लीनियर। ठीक है, तो ये चीज जो है इसका बेंट शेप है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पर NO2 को, NO2 के पास यहाँ पर होता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन, जो हमें पता होना चाहिए। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट होता है O और एक होता है यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन, और इसी ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक यहाँ पर बेंट हो जाता है शेप। तो ये भी लीनियर नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो नॉट लीनियर। C2N2 की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारा C2N2, और हर एक एटम जो कार्बन का है वो sp हाइब्रिडाइज है। तो ये लीनियर है, बिल्कुल कह सकते हैं दिस इज लीनियर। वहीं SeCl2 की बात करें तो SeCl2 भी यहाँ पर बेंट होने वाला है। ओके, तो ये चीज बिकॉज ऑफ यहाँ पर लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन की फैमिली का है ये, तो इस वजह से SeCl2 विल बी लाइक दिस, तो दैट विल बी बेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर करना होता है। ठीक, ओके। फिर इन Which of the following sulfur does not violate the octet rule? octet rule क्या होता है कि वैलेंस शेल में 8 होने चाहिए, जब कंपाउंड फॉर्म करेगा 8 होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या वो 8 कर रहा है या किसमें नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है का मतलब ये है कि या तो वो यहाँ पर बियॉन्ड क्या बोलते हैं 8 जा रहा होगा या उससे कम रख रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमको देखना है H2SO4 में सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहां पर तो ये यहाँ पर
क्या बोलते हैं, उसने वायलेट कर दिया है ऑक्टेट रूल को, क्योंकि अगर आप यहाँ पर H2SO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो H2SO4 कैसा है, ऐसा है, ये है H2SO4। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सल्फर जो है वो 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो चीज यहां पर बनकर आ रही है H2SO4 की 6 कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसकी मतलब क्या है कि उसके वैलेंस शेल में तो 12 हो गई। ये तो इसने एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट कर दिया, तो इसने वायलेट रूल ऑक्टेट कर दिया ना, तो इस वजह से ये नहीं होगा। देन कम्स SOCl2। अगर हम SOCl2 की बात करते हैं तो SOCl2 में हम ये देखते हैं S डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ Cl आता है, फिर यहाँ Cl आता है। तो SOCl2 में अगर हम देखते हैं तो इसके पास अगर वैलेंस शेल में देखें तो अगेन यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर तो रहेगा, देयर इज वन लोन पेयर। अगर देखें तो वन लोन पेयर है, इसका मतलब अब ये जो है इसने यहाँ पर भी एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट किया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो चुके हैं 6 इलेक्ट्रॉन इसके। और जब हम देखेंगे इसने कोवेलेंट बॉन्ड 4 के साथ बनाया है तो 6 और 4 होते हैं 10, तो यहाँ पर भी एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। S8 की बात करें तो S8 इज अ क्राउन शेप। यहाँ पर S8 जो है वो यहाँ पर क्राउन शेप में होता है, ठीक है। तो दिस इज अ क्राउन शेप, S8 जो है वो यहाँ पर क्राउन शेप का होता है, ये चीज है। तो ये है S8 का क्राउन शेप, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं और इसके हर एक सल्फर के पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, 2 लोन पेयर होने वाले हैं। तो अगर हम देखें 4 2 6 और 2 8, तो यहां ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर यहां पर सी रहेगा। वहीं अगर SO3 की बात करते हैं तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है SO3। तो यहाँ पर 6 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा SO3 का यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ, ओके। फिर यहाँ पर PClX मॉलिक्यूल विल बी पोलर एंड नॉन पोलर ऑन व्हाट वैल्यूज ऑफ X रिस्पेक्टिवली। कौन सी वैल्यू ऑफ X पे यहाँ पर ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो PClX, तो देखो अगर हम देखते हैं कि फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो 5 की होती है, यानी कि या तो वो 5 देगा या तो वो 5 दे देगा, मतलब शेयरिंग में लगाएगा, या ऐसा हो सकता है कि वो 3 ले ले, है ना, क्योंकि 5 और 3 मिलकर के 8 होता है। तो या तो ये PCl3 होगा या तो ये PCl5 होगा, दो में से एक चीज हो सकती है ना। यानी कि ये X क्या क्या हो सकता है, X या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। PCl3 या PCl5 दो टाइप के यहाँ पर क्लोराइड्स पॉसिबल हैं फास्फोरस के केस में। नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज कि किसमें केस में पोलर है और किसके केस में नॉन पोलर है। तो अगर हम देखते हैं पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो उसकी जो ज्योमेट्री है उस पर डिपेंड करता है। तो PCl3 की अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो PCl3 इज लाइक दिस, ये है PCl3, ये है PCl3, है ना, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो PCl3 इज लाइक दिस। और यहां तक बात PCl5 की है तो वो हम जानते हैं PCl5 इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये Cl, ये Cl, ये Cl, और यहां से आया एक Cl और इधर से आया एक Cl, तो ये है PCl5, जिसमें ये जो चीज होती है वो क्या होती है, एक ही प्लेन में होती है ये। तो अब अगर हम यहां पर देखते हैं कि ये जो है ये तो डेफिनेटली पोलर होने वाला है, बिकॉज यहां पर एक लोन पेयर है और लोन पेयर की वजह से यहां पर पोलैरिटी 100% रहेगी, तो दिस इज गोइंग टू बी पोलर इन नेचर। और यहां तक बात इसकी है, तो अगर हम देखें तो यहां पर जो प्लेनर क्लोरीन्स हैं उन प्लेनर क्लोरीन्स ने एक दूसरे का डायपोल मोमेंट यहां पर कैंसिल आउट किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहां पर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं एक्सियल की, तो एक्सियल में भी ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पर हैं, तो एक दूसरे का डायपोल इफेक्ट ये भी कैंसिल कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। ओवरऑल ये चीज इसका डायपोल मोमेंट 0, तो ये हो जाएगा नॉन पोलर इन नेचर। क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर इन नेचर हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर। तो इस वजह से हमें पूछा गया था पोलर एंड नॉन पोलर, तो पोलर एंड नॉन पोलर इज 3 एंड 5, एक्स की वैल्यू 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली होना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर यहां पर आएगा। ठीक बात समझ में आई यहां पर, ओके। क्या ये चीज समझ में आ रही है ना यहां पर, ओके। फिर क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज NaF, KF, MgO एंड CaO। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये चीज जो है वो यहां पर
किस चीज पर डिपेंड करता है, लैटिस एंथैल्पी किस चीज पर डिपेंड करती है? लैटिस एंथैल्पी जो है वो सीधे सीधे हमें यहाँ पर जानकारी रहनी चाहिए कि लैटिस एंथैल्पी एक तो सीधे सीधे चार्ज पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, और चार्ज के ऊपर यहां पर डिपेंड करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, यानी कि साइज जितना ज्यादा छोटा रहेगा लैटिस एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा रहेगी, साइज जितना छोटा लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा। और जहां तक बात चार्ज की है तो चार्ज जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? लैटिस एंथैल्पी का मतलब है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको जमाने में कितनी मेहनत क्या कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, या उल्टा भी कह सकते हैं कि उनको तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है। तो वो चीज इस बात पर निर्भर करती है कि साइज जितना छोटा होगा उसको अलग करने में हमें उतनी ही मेहनत लगेगी। तो इस वजह से साइज जितना छोटा रहेगा लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा, और जितना ज्यादा चार्ज रहेगा यानी कि उतनी ज्यादा उसकी पकड़ मजबूत होगी एनायन के साथ, तो वो चीज उसको ज्यादा आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो इस वजह से लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यहां पर तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज को अगर मद्देनजर रखें तो अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कैटायंस अवेलेबल हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में सोडियम यहां पर है, देन उसके नीचे आता है यहां पर पोटेशियम, सोडियम के बगल में आता है मैग्नीशियम, एंड देन आता है यहां पर कैल्शियम। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा चार्ज की, तो चार्ज तो यहां पर मैग्नीशियम और कैल्शियम का सबसे ज्यादा है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम तो अपने आप में ज्यादा यहां पर हो जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात मैग्नीशियम और कैल्शियम में ही है, तो इसमें क्योंकि चार्ज सेम है तो अब साइज किसका छोटा है? मैग्नीशियम का साइज छोटा है। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो मैग्नीशियम वाला जो ऑक्साइड, मैग्नीशियम का जो कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी वाला होगा। देन कम्स कैल्शियम ऑक्साइड। अब इन दोनों में भी वही है कि जिसका यहां पर सोडियम और पोटेशियम में सोडियम का साइज छोटा है क्योंकि +1 तो दोनों में है, तो साइज जिसमें छोटा होगा उसका यहां पर ज्यादा होगा। तो देन कम्स यहां पर सोडियम वाला NaF, एंड देन यहां पर पोटेशियम KF। तो आंसर इसका क्या होने वाला है? डी होने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई यहां पर किस तरीके से सोचना है यहाँ? ओके, तो ये होता है यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को सोचने का तरीका। फिर क्या बोल रहा है? The decreasing order of the bond angles in NF3, NH3 and BF3 is। अगर हम decreasing order in of bond angles की बात करते हैं NF3, NH3 and BF3 की, तो यहां पर कैसे होगा? देखो, हमें पता होना चाहिए NF3, NF, F, F, NF3 और NH3, NH3, और ये चीज हो जाएगी यहां, ठीक है, NF3 और NH3, और BF3, BF, F, F, तो ये हो जाएगा BF3। ओके, NF3, NH3, BF3, ये हो जाएगा यहां पर। अब अगर हम देखें कि किसमें हमको जो है बॉन्ड एंगल की बात है, तो बॉन्ड एंगल देखो यहां पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, इस तरीके से। तो यहां पर जो नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड क्या बोलते हैं बन रहा है, या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम है, तो जो बॉन्ड एंगल है वो तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में है। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल यहां पर रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा, हम बोल सकते हैं कम रहेगा, क्योंकि पास पास रह सकते हैं। रीजन बीइंग कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस वजह से रिपल्शन कम होगा। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? यहां पर ओवरऑल जो एंगल है वो किस पर निर्भर करता है? एंगल निर्भर करता है रिपल्शंस पर। तो यहां पर बॉन्ड और बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस जो है वो कंपैरेटिवली कम रहेंगे। किसके कंपैरेटिवली? देखो अब यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर ये जो चीज है यहां पर ये कुछ इस तरीके से यहां पर रहने वाला है, ठीक है, ये यहां पर कुछ इस तरीके से यहां पर रहने वाला है, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये जो चीज है ये थोड़ा सा फैलेगा, यहां पर हम बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से यहां पर ये क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ गया वो। और इस वजह से हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो चीज हुई यहां पर क्या हुआ, ये चीज जो है वो क्या हुआ, यहां पर बढ़ गया, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज, तो NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से तो ज्यादा है। और जहां तक बात इसकी BF3, ये तो भाई साहब 120 डिग्री पर खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, देयर इज नो लोन पेयर एट ऑल, परफेक्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो BF3 का सबसे ज्यादा, देन NH3 एंड देन NF3, NF3 सबसे कम, तो इसका आंसर होगा A। BF3 सबसे ज्यादा, देन NH3, देन NF3, ये इसका आंसर होने वाला है A। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, किस तरीके से सोचना है? ओके, फिर क्या बोल रहा है ये?
द डायपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज 1.73 d. ओके, द डायपोल मोमेंट ऑफ पैराडाइक्लोरोबेंजीन इज एक्सपेक्टेड टू बी. तो यहां पर जब हम डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, जिसका यहां पर डायपोल मोमेंट कुछ होगा और इसकी वजह से ये पोलर तो होगा. अब बात आ रही है पैराडाइक्लोरोबेंजीन की. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन मतलब कि एक तो ये क्लोरीन हुआ और सामने की तरफ क्लोरीन हो गया. तो ये हो गया पैराडाइक्लोरोबेंजीन, जिसकी वजह से यहां पर जो भी इसकी पोलैरिटी थी बिकॉज ऑफ द परफेक्ट सिमेट्री यहां पर क्या हो गई है, यहां पर कैंसिल आउट हो गई है. इस वजह से ओवरऑल यहां पर क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा. डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा. ये चीज हम यहां पर आसानी से देख सकते हैं. क्या ये चीज समझ में आ गई ना यहाँ पर? ओके, तो ये हो गया यहाँ पर. उसके बाद क्या है फिर, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइऑक्सीजन स्पीशी इज 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, इट मे बी. अगर हम बोल रहे हैं कि डाइऑक्सीजन की एक स्पीशी है जिसका जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1.73 है, तो अब तुम्हें ये चीज कैसे देखनी है. देखो, इसको कैसे देखना होता है, म्यू जो होता है वो 1.73 अगर है तो इसका मतलब कि n जो होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर, 1 होंगे. ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि अगर 1.73 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 के आसपास होंगे, क्योंकि बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट √3. और √3 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 2 होता है ना, यही होता है. तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है. ओके, तो ये चीज है. बाकी तुम लोग डायरेक्ट जान सकते हो कि n 1.73 मतलब n इक्वल टू 1 है ना. ये सब तरीके होते हैं करने के. अब अगर हमें पता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो देखो हमें यह पता होना चाहिए कि O2 जो है, O2 है ना, अगर हम उसके हिसाब से देखते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक स्पीशी है. और पैरामैग्नेटिक स्पीशी कुछ ऐसी है कि जब हम इसका एमओ डायग्राम बनाते हैं तो एनर्जी लेवल बनाते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, इसमें पैरामैग्नेटिक होता है. तो अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें O2 की न्यूट्रल स्पीशी में 2 हैं. तो 1 कैसे हो सकते हैं, 1 या तो ये ऐसे हो सकते हैं कि यहां पे या तो ये O2 प्लस बना ले, या तो वो O2 प्लस बना ले. तो O2 प्लस बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा. या हो सकता है O2 माइनस बना ले. अगर उसने O2 माइनस बनाया तो एक पेयर हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि एक पेयर हो चुका होगा, है ना. क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम एनर्जी लेवल पर देखते हैं तो सेम एनर्जी लेवल पर एक ये रहेगा एक ये रहेगा, तो ऐसे रहते हैं. लेकिन अब इसके बाद अगर एक कम हुआ तो ये चला जाएगा, लेकिन एक ज्यादा हुआ तो यहां आ जाएगा, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा O2 माइनस के केस में. ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ है O2 माइनस एंड O2 प्लस. तो यही होगा हमारा आंसर. O2 तो नहीं हो सकता है, O2 नहीं होगा, O2 नहीं होगा. क्योंकि O2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास 2 हैं. तो 1.73 अगर हमको करना है बोहर में इसका जो डायपोल मोमेंट है तो n इक्वल टू 1 होना मांगता है. समझ गए? तो इसका आंसर भी यहां पर क्या रहेगा, ए रहेगा. क्या रहेगा, ए रहेगा. ये हमको यहां पर देखना है. ठीक बात. ओके, फिर यहां पर क्या है, HOH बॉन्ड एंगल इज in H2O is 104.5 degree and not 109.28 degree because of which of the following. तो सीधी सी बात है कि यहां पर H2O में बॉन्ड एंगल कम क्यों हो जाता है. बॉन्ड एंगल इसलिए कम हो जाता है क्योंकि H2O even though being sp3 hybridized उसके पास जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के जो हैं, 2 हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हैं 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास, जिसकी वजह से रिपल्शंस बढ़ जाते हैं और एंगल कम हो जाता है. रिपल्शंस बढ़ते हैं तो एंगल कम होता है. ठीक है, परफेक्ट 109.28 डिग्री हमको तब मिलता है जब नो लोन पेयर का केस होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर CH4 CCl4, इस केस में 109.28 डिग्री होता है. बट H2O में कम होता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां पर जो है वो इंक्रीज होते हैं. ये चीज हमको यहां पर समझ में आनी चाहिए. तो लोन पेयर रिपल्शन जो है इसमें डोमिनेट करता है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो ये चीज हो गई. फिर तो इसमें क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीशी इज. तो कौन से इसमें फॉलोइंग स्पीशी में करेक्ट बॉन्ड एंगल है यहां पर,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Cl O2 माइनस Cl2O Cl O2। तो एक एक करके सारा देखते हैं। सबसे पहले Cl O2 देख लेते हैं। तो Cl O2 में अगर हमको देखना है कि क्या इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये Cl डबल बॉन्ड O और उसके बाद डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर 4 तो हो गए। अब क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 में से 2 तो 4 तो इसने बना लिए बॉन्ड, बचे 3। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1 2 और एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो Cl O2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो ये चीज हो गई यहाँ पर Cl O2 की। अगर हम Cl O2 माइनस की बात करते हैं तो Cl O2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा Cl डबल बॉन्ड O और इसके पास एक ये और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब तुम देख सकते हो इसके पास एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 2 आ गए हैं, तो ये पेयर बन चुका है, तो इसका रिपल्शन बढ़ गया है कि नहीं। और अब अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा क्या है Cl2O, तो Cl2O कैसा होता है, जैसे H2O होता है वैसे Cl2 होता है। तो यहाँ पर Cl, यहाँ Cl, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मतलब 2 लोन पेयर यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है ना, हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल कंपेयर? तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो सबके पास है तो 2 यहाँ पर ऑर्बिटल्स है ना, 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर हैं और 2 बॉन्ड पेयर सबके पास हैं, ठीक है, कॉमन चीज तो ये हो गई। अब यहां पर अगर हम ये देखते हैं कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें कंपैरेटिवली रिपल्शन कम रहेगा और इस वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके रिपल्शन थोड़ा कम होगा, तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा। तो Cl O2 का बॉन्ड एंगल इसके मुकाबले ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और ये ज्यादा यहां पर रिपल्शन करेंगे, ज्यादा यहां पर रिपल्शन करेंगे, ये हम यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, Cl O2 में, Cl O2 माइनस में, ठीक है। तो Cl O2 माइनस यहां पर इसके मुकाबले तो कम रहेगा। अब बात आती है Cl O2 माइनस और Cl2O में कंपेयर करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और Cl और यहां ऑक्सीजन Cl, तो यहां पर अगर देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखेगा, तो यहां पर ये कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, ठीक है, ये चीज है। तो यहां पर जो रिपल्शन है वो ज्यादा रहेगा, तो इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल भी इससे ज्यादा रहने वाला है। तो अब अगर हम यहां पर ये देखते हैं कि सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका रहने वाला है, तो वो Cl O2 माइनस का रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों के ही बॉन्ड एंगल तो इससे तो ज्यादा है, ठीक है। फिर अगर हम यहां पर ये देखते हैं कि इसमें क्योंकि 2 लोन पेयर हैं और इसमें जो है एक ही लोन पेयर है, तो इसमें काफी कम रिपल्शन होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हमको इसमें देखने को मिलेगा, तो Cl O2 में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो हमारा इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, Cl O2 सबसे ज्यादा और Cl O2 माइनस सबसे कम। ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर देखना है, चीजों को समझना है। क्या बात समझ में आ गई यहाँ, ठीक है। फिर क्या है, द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम NH3 107 to SbH3 91 डिग्री डाउन द 15th ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल इज ड्यू टू। NH3 से नीचे जाने पर क्यों यहां पर होता है, तो देखो यहां पर सभी के पास लोन पेयर तो सबके पास एक एक है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि बॉन्ड एंगल यहां पर जो है वो घटता जा रहा है। तो अगर हम यहां पर ये कहेंगे तो इनका जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो यहां पर जो है कंपैरेटिवली जो है वो कम होता जा रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां पर कम होता जा रहा है, क्योंकि उनका साइज बढ़ रहा है ना। और हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो क्या बोल सकते हैं कि इसका जो वो है बॉन्ड इलेक्ट्रो मतलब खैर उसकी जो ओवरऑल इसके जो लोन पेयर है वो तो सेम ही है ना, तो इस वजह से लोन पेयर तो कहीं पे रोल प्ले करेंगे नहीं, बॉन्ड पेयर ही रोल प्ले करता है एंगल के लिए। अगर हम देखें तो बॉन्ड पेयर जो है वो नीचे जाने पर कम हो रहे हैं, इस वजह से एंगल जो है वो यहां पर कम होता है। तो डिक्रीजिंग बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बोलते कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ते तो एंगल बढ़ना चाहिए था ना, घट रहे हैं और इस वजह से बॉन्ड एंगल यहां पर घट रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा इसका ए, डिक्रीजिंग बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय 2s2s 2p2p एंड 2s2p ओवरलैपिंग। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो बात आती है, इसके पीछे जो वो है जो कंसेप्ट है वो है यहां पर बोल सकते हैं हम, यहां पर जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज क्या बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर। जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होता है उसमें
ओवरलैपिंग का एक्सटेंट उतना ज्यादा रहता है, यानी कि टीपी की ओवरलैपिंग जो होने वाली है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। 2p की यहां पर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फिर 2s2p और उसके बाद फिर 2s2s। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज है यहाँ पर 2s की सबसे कम, देन फिर सबसे ज्यादा 2p की, तो ये चीज हो जाएगी यहाँ पर आंसर सी। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक बात समझ में आ गई यहाँ? ओके, फिर अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, अब amongst the elements with following electronic configuration which one of them may have highest ionization energy, किसमें जो है हमको आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज जो है अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि कैसे हमको देखना होता है। तो हमें यहाँ पर एक तो पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और जो भी हाफ फील्ड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनमें आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत लगेगी। और जहां तक बात उसकी है क्या बोलते हैं साइज की, तो साइज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना छोटा साइज होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियस से ग्रैब्ड रहेगा, और इस वजह से उसमें से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये 3s2 3p कॉन्फ़िगरेशन है, ये 3s2 3p1 कॉन्फ़िगरेशन है, ये 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम देखते हैं तो 3p3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशन। तो p3 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होने की वजह से अपने आप में एक्स्ट्रा स्टेबल। अब अपन ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे 4p3 भी तो है, 4p3 भी तो है, ये भी तो हाफ फील्ड है, बट ये है नीचे वाला। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 3d10 4s2 हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, तो ये p3 कॉन्फ़िगरेशन ये भी है, बट इसका साइज यहाँ पर बढ़ गया है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इसकी घट जाएगी। तो हाईएस्ट अगर मानी जाएगी तो वो इसी की 3s2 3p3 दैट इज ऑफ फास्फोरस यहाँ पर हमको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। ठीक है, ऑब्जर्व करने को यहाँ पर मिलने वाली है, ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या चीज समझ में आई यहाँ? फिर अगर हम यहाँ ये देखते हैं द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो होता है मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनको जो पोजिशंस हैं पीरियोडिक टेबल में वो किस तरीके से उसको अरेंज कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, तो ये चीज है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो नीचे वाले हैं दे आर कंपेरेट है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो रही है, तो नॉन मेटल सबसे अच्छा नॉन मेटल यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन फास्फोरस। ऑक्सीजन सबसे अच्छा नॉन मेटल, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन फास्फोरस। आंसर इसका डी रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पर पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है वो ध्यान रखना, जब इस ओर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है ना, जैसे जैसे हम टॉप राइट कॉर्नर पर जाते जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ओके, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। इसका आंसर यहाँ पर रहेगा डी, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर डी इसका आंसर रहने वाला है। ठीक बात। फिर क्या है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ द 3 हैलोजन एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना इतना। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, एक्स वाई और जेड यहाँ पर 3 हैलोजन्स। वैसे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बी आर केवल एटॉम की बात होती है, यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, तो ये चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात की गई है कि किसमें कैसा क्या। अब हम जानते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है, देन फ्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन होता है। यही ऑर्डर है ना, यही चीज है। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में रहने वाली है, दैट इज 349। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ये जो रहने वाला है ये फ्लोरीन का रहने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्लोरीन, ये हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, देन अच्छा नहीं ये सेकंड नंबर पर तो ये है ना, ये ज्यादा नेगेटिव है, तो दैट इज ये वाला जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा फ्लोरीन हो जाएगा और ये हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होने वाले हैं एक्स, वाई और जेड। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होने वाले हैं एक्स, वाई और जेड। बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बात समझ में आ गई यहाँ? ओके, देन तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ओवरलैप है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो ये है प्लस माइनस का ओवरलैप, ये है प्लस माइनस का, तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर
ये भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है तो बिल्कुल ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होनी है तो ये सही है, ये बिल्कुल दिस इज अ करेक्ट ओवरलैप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट ओवरलैप। ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर। डिस्ट्रक्टिव यहाँ पर देखो तो प्लस और माइनस यहाँ पर बता रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर तो डिस्ट्रक्टिव में तो ये दूर जाने चाहिए थे, अवे जाने चाहिए थे, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस प्लस है तो यहाँ पर ये भी डिस्ट्रक्टिव है आपस में, तो दूर जाने चाहिए थे, यहाँ पर ओवरलैपिंग करवा ली इन्होंने, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो इस वजह से जो करेक्ट ओवरलैप है दैट इज ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात, ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCL5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCL5 फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो PCL5 से रिलेटेड टू एक्सियल, अच्छा मतलब हमको एक्सियल और उसके बीच में बात करनी है, तो हम जानते हैं PCL5 जो है वो किस तरीके से यहाँ पर रहता है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया इसको कि ये चीज किस तरीके से रहती है। कुछ ऐसी रहती है जिसमें से ये जो रहते हैं ये इक्विटोरियल रहते हैं और ये यहाँ पर रहता है, यहाँ पर Cl जो है ये ऊपर और ये नीचे रहता है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक्सियल बॉन्ड्स वाले ऊपर हो गए, ये यहाँ, तो टू एक्सियल PCL बॉन्ड्स मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर। बिल्कुल, ये जो आपस में है ये एक्सियल वाले 180 डिग्री बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। एक्सियल PCL बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल PCL बॉन्ड्स, बिल्कुल ये भी सही है कि दीज आर लॉन्गर देन, यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सियल PCL बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये छोटे होते हैं, इनका साइज छोटा होता है और इनका साइज बड़ा होता है, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। ठीक है, PCL5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव नहीं, नॉन रिएक्टिव तो नहीं होता है, रिएक्ट तो करता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 3 इक्विटोरियल PCL बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, तो ये 120 डिग्री बनाते हैं इक्विटोरियल वाले जो हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है यहाँ पर सी, तो PCL5 इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि PCL5 को हम डिकम्पोज भी कर देंगे ना, हीटिंग पर डिकम्पोज हो जाएगा, ClCl अलग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पर, ये हो गया बात। उसके बाद which of the following pairs of the compound is isoelectronic and isostructural, कौन सा जो है वो isoelectronic और isostructural भी है, यहां पर हमको बताना है isoelectronic और isostructural। तो अगर हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले तो टेलुरियम और यहां पर जेनॉन की अगर बात है, देखो आयोडीन और फ्लोरीन यहां पर है, तो ये आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते, दे कैन नॉट बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, क्योंकि आयोडीन अलग है, फ्लोरीन मतलब बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा, तो हो सकता है जस्ट इन केस अभी के लिए मान भी लेगी आइसोस्ट्रक्चरल है, लेकिन क्या वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा छोटा है, आयोडीन बहुत बड़ा है। IF2 माइनस और XCF2 यहाँ पर, हाँ ये चीज हो सकती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो आयोडीन फ्लोर IF2 माइनस है ना, आयोडीन, और उसके बाद अगर हम देखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, ये होता है, और उसके बाद यहां से शुरू होता है यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बिल्कुल आयोडीन और जेनन में केवल एक इलेक्ट्रॉन का अंतर है, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस माइनस की वजह से आयोडीन को ऑलरेडी मिल गया है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ये हैं। अब सवाल उठता है क्या वो आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं? तो अगर हम देखें आयोडीन के पास वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और एक और आ गया तो हो गए 8 में से 2 यहां पर इसने बना लिए हैं बॉन्ड, तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास 3 लोन पेयर हो जाएंगे, आयोडीन 1, 2 और 3, ये हो गया, और उसके बाद यहां पर F और ये यहां पर F रहेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर IF2 माइनस रही, बिल्कुल ठीक है, और XCF2 का भी ऐसे ही होता है, तो इसका आंसर यहां पर B हो जाएगा, IF2 माइनस एंड XCF2। IF3 और XCF2 यहां पर सेम हो भी नहीं सकते, क्योंकि यहां पे 3 है, यहां पर 2 है। BeCl2 और XCF2 यहां पर जो है वो हो नहीं सकते, क्योंकि लीनियर, चलो मान भी लेंगे लीनियर हो जाएंगे, लेकिन बेरिलियम और जेनॉन में जमीन आसमान का अंतर है इलेक्ट्रॉन्स में, तो इस वजह से यहां पर ये नहीं होगा, तो आंसर इसका बी रहेगा, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्ट्रक्चरल बोथ आर गोइंग टू बी बी। ओके, फिर क्या बोल रहा है, द मोस्ट स्टेबल शेप ऑफ ClF3 इज, तो यहां पर ClF3 का सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है यहां पर ये वाला T शेप, और उसका रीजन क्या होता है, देखो उसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो मान लिया,
लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो लोन पेयर आते हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन यानी कि ज्यादा स्टेबल पोजीशंस को ऑक्यूपाई नहीं करते, ठीक है, या ज्यादा स्टेबल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहां पर जाता है, वो वीकर पोजीशन पर जाता है। बेंड्स रूल कहते हैं इसको। वीकर पोजीशन पर कौन जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां पर फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एक्सियल पोजीशंस जो कि वीकर पोजीशंस हैं उसके पास जाएगा, और इस वजह से जो ओवरऑल शेप बन के आता है दैट इज ClF3। ClF3 इज यहां पर द मोस्ट स्टेबल शेप ऑफ ClF3 इज 1। तो आंसर इसका 1 रहने वाला है, टी शेप। ClF3 का यहां पर क्या होने वाला है, टी शेप होने वाला है, ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो ठीक है ना, फिर क्या है, knowing that radius of Na plus and Mg2 plus and radius of S2 minus is more than Cl minus, predict which compound will be least soluble in polar solvent। किसमें जो है पोलर सॉल्वेंट में सबसे कम सॉल्युबल रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अगर हमें यहां पर पता है कि भाई यहां पर आयनिक रेडियस का साइज ये दिया गया है इन्होंने, अब सॉल्युबिलिटी की जहां तक बात है वो भी एक पोलर सॉल्वेंट में, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पोलर सॉल्वेंट में अगर किसी चीज को डिसॉल्व करना है तो हमारा जो कंपाउंड हो वो ज्यादा से ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर वाला हो, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा यानी कि पोलैरिटी उसमें रहेगी, और पोलैरिटी पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होती है। सिंपल एज दैट, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। तो कुल मिला के यहां पर बात जब ये रहेगी कि पोलर सॉल्वेंट है, अब हमें देखना है कि यहां पर किस टाइप के कंपाउंड्स यहां पर फॉर्म हो सकते हैं। तो एक कंपाउंड तो यहां पर फॉर्म हो सकता है NaCl, एक हो सकता है यहां पर Na2S, दूसरा हो सकता है यहां पर MgCl2 और एक और हो सकता है MgS। तो अब अगर हम यहां पर देखें कि किसमें जो है वो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा रहेगा, किसमें जो है वो आयोनिक कैरेक्टर हमको जो है वो ज्यादा देखने को मिलने वाला है, तो वो चीज के लिए हमको किस तरीके से देखना पड़ेगा, वो चीज हम किस तरीके से देखेंगे, तो वो चीज हमको यहां पर ये देखना होता है कि किसमें जो है वो पोलराइजेशन जो है सबसे बढ़िया हुआ है। जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और वो लेस सॉल्युबल होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हमको यहां पर देखना होता है फजान्स रूल से क्या, कि जो सबसे छोटा कैटायन रहेगा, जो सबसे उसका जो साइज छोटा होना चाहिए कैटायन का और उसका साइज बड़ा होना चाहिए। साइज छोटा है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें उसकी क्या बोलते हैं फजान्स रूल में कैटायन की, तो कैटायन में Mg2+ जो है वो Na+ के मुकाबले ज्यादा हम कह सकते हैं कि पोलराइज करेगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। तो ये तो बात हो गई इसमें। तो यहां पर मैग्नीशियम का जो कंपाउंड है दैट विल बी मोर कोवेलेंट इन नेचर, जो ज्यादा कोवेलेंट होगा वो वहां पर ज्यादा अच्छे से क्या होगा, यहां पर या हम बोल सकते हैं लेस सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में। अब जहां तक बात S की है और Cl की है, तो S2- है और Cl- है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो S2- जो है वो कंपैरेटिवली यहां पर चार्ज ऑफ एनायन जितना ज्यादा रहेगा पोलराइजेशन उसमें उतना ज्यादा होगा। तो S2- में भी चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ये पोलराइज ज्यादा करेगा, इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं जो MgS है वो कंपैरेटिवली क्या करने वाला है, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, और जो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा हम बोलेंगे दैट इज गोइंग टू मेक इट मोस्ट सॉल्युबल या लीस्ट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो लीस्ट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, MgS हो जाएगा। MgS समझ में आई ना, कैसे सोचना है हमको, कैसे सोचना है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर सोचना होता है, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है, हमको यहाँ पर अगर हम इनको मैच करें तो वो वहां पर किस तरीके से देखेंगे। तो देखो कॉलम 1 कॉलम 2 SF6, हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करना है प्रैक्टिस के साथ साथ, इस टाइप की चीजें हमको यहाँ पर बन ही जाती हैं। SF6 जो है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये चीज यहाँ पर क्या रहने वाली है, R रहने वाली है। NO3- की अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट जो होने वाला है वो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर NO3- कैसा रहेगा, NO3- कुछ ऐसा रहता है कि O- होता है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो नाइट्रेट कुछ इस तरीके से होता है, हालांकि इस तरीके से भी नहीं होता है, यहाँ पर उसको
कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर ये है, तो ये है NO3 माइनस। NO3 माइनस लुक्स लाइक दिस, तो ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर रहता है। क्यों सर आपने डबल बॉन्ड बनाया था वो मिटा क्यों दिया? अरे भाई नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, उसकी वैलेंसी 8 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, ये चीज है। तो NO3 माइनस sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, इसका S रहने वाला है। ASF5 बिल्कुल PCl5 जैसा होने वाला है, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो रहेगा P। और CO2 जो है वो हमें पता है sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है यहाँ पर Q, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तो RsPQ आंसर इसका D। ओके, तो D इसका आंसर यहां पर रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये चीज समझ में आई यहां पर, ठीक है, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखें एक और क्वेश्चन, assertions SF6 and PCl5 has expanded octet। तो SF6 एंड PCl5 बिल्कुल एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सल्फर जो है वो बियॉन्ड यहाँ पर अपना वैलेंसी लेकर के जा रहा है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उसकी जो वैलेंसी वो 12 की हो रही है भाई यहाँ पर, और यहाँ पर 10 की हो रही है, तो एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट तो है। और क्यों कर पाता है ये? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SF6 इज sp3d2, एकदम सही। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl5 इज sp3d, तो ये बात भी एकदम सही है, ये चीज है। बट SF6 और PCl5 एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट कर रहे हैं, उसका रीजन इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल है। अगर d ऑर्बिटल होते ही नहीं तो काय का हाइब्रिडाइजेशन करते हो? तो इस वजह से बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर यहां पर बी रहने वाला है, ये इसका सही उत्तर होने वाला है। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो अब अगर हम इन सारे ही क्वेश्चंस को यहां पर देखो एनालाइज करते हैं, तो ये क्या है, ये देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को यहां पर देखते हैं तो यहां पर ये चीज कैसे रहने वाली है, देखो, तो हमें पता है कि जब हम यहां पर सेकेंड पीरियड के अराउंड जब देखते हैं तो सेकेंड पीरियड में जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर बेरिलियम जो है वो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि S2 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पर ये होता है, देन कम्स यहाँ पर फिर बोरॉन उससे कम होता है ना, क्योंकि ये P1 कॉन्फ़िगरेशन है, ये S2 कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में भी यहाँ पर पहले ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्लोरीन होता है। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड पीरियड। तो ये एक एक्सेप्शन हमको यहां देखने को मिलता है, दूसरा एक्सेप्शन हमें यहां देखने को मिलता है, बाकी जो रेगुलर ट्रेंड होता है वो तो रहता ही है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि देखो कार्बन तो यहां है नहीं, तो कार्बन को हटाओ पिक्चर से। फिर क्या बोल रहा है, देखो, सबसे पहले बोरॉन, तो ये नहीं होगा, देन बेरिलियम, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। तो इसका आंसर डी होने वाला है। डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पर, है ना? तो ये है यहां पर इस तरीके से देख। तो अब तुम यहां पर देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू, इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू तुमको ये चीज समझ में आ रही होगी कि एक चीज बहुत अच्छे से यहां पर देखो कि जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये तो कुछ अंश थे, कुछ अंश मात्र थे ये हमारे पूरे टेस्ट के बारे में अगर देखें तो। मेन टेस्ट में तो और भी क्वेश्चंस हैं, है ना, और हम ये भी देखते हैं कि अगर एक चीज देखो तो वैरायटी यहां पर सारी कवर हो रही है। असर्शन रीजन भी आ रहा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट भी टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे, हम लोगों ने ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी देखे, यहाँ पर मैच द कॉलम भी देखा यहाँ पर। तो तुम देख सकते हो कि वैरायटी जो भी एनटीए यहाँ पर एक्सपेक्ट करती है आपसे, वही चीज यहाँ पर हम लोग गो थ्रू करते हैं थ्रू अवर टेस्ट सीरीज। और यहां पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस में कवरिंग होती जाएगी, तो लास्ट में पहुंच के जब हम फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे तो उसमें अलग ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा कि हम लोगों ने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से देखा है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। तो बस हम इसी टाइप के सेशंस और देखेंगे आने वाले टाइम में। टिल देन कीप द जोश हाई, बाय बाय, and do join the Rewind test series of this particular session. Okay, very important, बहुत फायदा होगा. Let's do it. Bye bye.